हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोगों? तो आपके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो है। आपने सवाल भी किया था सर कि उर्दू में मजमून कैसे लिखना है, तो ये प्रॉपर कंप्लीट वीडियो है जहाँ पर आप उर्दू में मजमून कैसे लिखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तरीका बताऊँगा कि उर्दू में मजमून लिखने के क्या तरीका है, और एक मजमून का मैं एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। तो ये प्रॉपर वीडियो थोड़ी देर की वीडियो है, ध्यान से देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ हद तक तो आप जरूर लिख पाओगे, लेकिन इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा है। मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना आपको है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। मजमून लिखने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं पैदा होते ही पढ़ाने आ गया हूँ। मैंने पढ़ा है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ को करने के लिए पहले सीखना पड़ता है। तो मैंने पहले सीखा है, पहले पढ़ा है, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार अगर आपको मजमून लिखना है, गांधी जी के बारे में लिखना, तो गांधी जी के बारे में पहले पूरा जान लेंगे तभी तो लिख पाएंगे। यस, तो जिस टॉपिक के बारे में मुझे मजमून लिखना है, उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है। तो नॉलेज रखने के लिए हमको किताब का मुताला करना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा। आपकी किताब में, आपके गाइड में बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, बहुत सारा मजमून दिया हुआ है, जिसको पढ़ के आप समझ सकते हो उन बातों को, और फिर अपने लफ्ज़ों में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो तरीका क्या होता है, हम मजमून कैसे लिखेंगे जो हमको 10 नंबर मिल जाए। ये एक उर्दू एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा नंबर वाला सेक्शन यही होता है, जहाँ पर मुझे 10 नंबर ग्रैब करने का मौका मिलता है। तो इसको अगर आप छोड़ देंगे तो समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर आपने मेहनत किया तो कुछ तो मिलेगा, 5 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर, 7 नंबर। एक अच्छा मजमून जो लिखता है ना, एक परफेक्ट मजमून लिखता है, तो 8-9 नंबर लगभग मिल जाता है। 10 नंबर समझो कि बहुत बेस्ट, सुपर, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां, गलतियां निकल जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे मजमून लिखें, ताकि कम से कम तो हमारा मार्क्स 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर मिल जाए, है ना। ध्यान क्या रखना है, आइए चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिख रखा है कि आपको करना क्या होगा, क्या किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तरीका क्या है मजमून लिखने का? मजमून लिखने का तरीका क्या है, क्या तरीका है? मजमून जो लिखाता है, 3 इसका पैटर्न समझे, या 3 तरीके से, 3 तरीके से मतलब कि हुआ इसका 3 पार्ट समझिए आप, कि मजमून का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट है इब्तिदाइया। इब्तिदाइया मतलब हुआ कि शुरू, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग होता है। और ये दरमियानिया, दरमियाने मतलब जो बीच का पॉइंट लिखते हैं, है ना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोल सकते हैं, है ना, मिड पॉइंट बोलेंगे, जो मिड पॉइंट में जो बीच वाला बिंदु लिखना है। इख्तितामिया मतलब हो गया लास्ट, जो लास्ट में लिखना है। अब देखिए, किसी भी मजमून का ये तीनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इब्तिदाइया सही लिखा, इब्तिदाइया मुझे लिखना क्या है, इब्तिदाइया में मुझे जिस मजमून के बारे में लिख रहे हैं उस मजमून की तारीफ करनी है ना, तारीफ़ व तौसीफ बयान कर रहे हैं, यानी कि डिफिनेशन देना है, परिभाषा देना है। तो इब्तिदाइया मुझे क्या करना है, परिभाषा, डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा। चलो मैं हिंदी में लिखता हूँ, परिभाषा लिखना है, यानी कि इसकी तारीफ करनी है, तारीफ। अब गांधी जी के बारे में दे दिया गया, तो गांधी जी की तारीफ करेंगे एक शॉर्ट में, यानी कि पूरा मजमून का जो निचोड़ होता है ना, तारीफ तो ही होता है ना। जैसे मैं अगर मुहर्रम के बारे में लिख रहा हूँ, तो मुहर्रम का जो पूरा निचोड़ एक पैराग्राफ में ऐड होना मांगता है, ताकि लगे कि हाँ यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। पढ़ने वाले को लगे कि हम पढ़ रहे हैं, तो हम आगे क्या क्या इसमें आने वाला है, क्या बातें, दिलचस्पी पैदा हो जाए, है ना, उसमें दिलचस्पी पैदा हो। देखते हैं कोई मूवी शुरू होता है, ट्रेलर आता है, ट्रेलर ही समझो डेफिनेशन उसका है। ट्रेलर देख के पता कर लेते हैं, अच्छा इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, ढ्यू एकदम ढी झास जो भी है, दिस डैट। तो वही ट्रेलर आपको यहाँ पे से करना है, मतलब डेफिनेशन लिखना है। दरमियानिया क्या है, दरमियानिया जो बीच का वक्फा है, जो बीच का पॉइंट है। अब बीच का पॉइंट बहुत सारा हो सकता है। अगर आप बीच में पॉइंट में लिख रहे हो, तो इसमें बीच पॉइंट में बहुत सारी बातें आ सकती है। चाहे अगर आप फायदे के बारे में लिख रहे हो, तो याद रखें जो पैराग्राफ इसमें यूज करेंगे, दरमियानी हम जो पैराग्राफ लिखेंगे, तो उन पैराग्राफ को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप फायदा लिख रहे हैं, तो फायदा का अलग पैराग्राफ होना मांगता है, और उस पैराग्राफ में केवल फायदा ही फायदा को बयान करना है, ना कि नुकसान बीच में ऐड कर देना है। समझ आ रहा?
यानी कि अगर आप जैसे गाय के बारे में मजमून लिख रहा है तो गाय से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो फ़ायदे ही बताना है। गाय हमें ये देती है, गाय से हमें दूध मिलती है ना, गाय गोबर देती है, गाय हल चलाने में हेल्प करती है, जो भी है तो फ़ायदा ही लिखना है। और जब नुकसान की जब बात आए, जब आप दूसरा पैराग्राफ में जब नुकसान की बात करोगे, है ना, नुकसान की बात करोगे तो केवल नुकसान ही लिखना है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, नुकसान होगा तो केवल नुकसान में ही लिखना है, उस पैराग्राफ में केवल नुकसान का पॉइंट ही डालना है, तो लगेगा हाँ बच्चे में कुछ दम है। समझ में आया? जैसे गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं तो गांधी जी ने, अगर आप पहला पैराग्राफ में केवल गांधी जी का सत्याग्रह के बारे में लिखें तो केवल सत्याग्रह के बारे में लिखे कि ये सत्याग्रह ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, ये कब हुआ था, ठीक है ना। अगर उसके सफलता के बारे में लिखे तो सफलता का अलग पैराग्राफ बनाना है ना, तो ये एक अलग अलग पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। फायदा हो गया, नुकसान हो गया, या कुछ और भी आप इसकी खासियत, इसकी तौसीफ बयान करेंगे, तौसीफ तो फायदा ही हो जाएगा, है ना। इसकी खासियत बयान करेंगे, अगर इसकी खासियत बयान करेंगे तो केवल खासियत ही बयान करना उस पैराग्राफ में, ये बहुत अहम बात है। वरना होता क्या, लिख रहे हैं फायदा, नुकसान में घुसा दे रहे हैं, फिर कभी फायदा ला दे रहे हैं, तो ऐसे मजमून का जो ढांचा है वो खराब हो जाता है। और इसके लास्ट में इख्तितामिया मतलब लास्ट पॉइंट, मजमून ऐसा लास्ट हो कि लगे कि हाँ मजमून अब लास्ट हो गया। ऐसा नहीं कि बीच में ही जाके छोड़ दिए, पता ही नहीं चला लास्ट कहाँ से रहा। कोई भी मूवी खत्म होता है, देखते हैं कोई भी सिनेमा देखे होंगे, कोई मूवी खत्म होता है तो लास्ट में कुछ पॉइंट आपको दे जाता है, परिणाम, निष्कर्ष, कंक्लूजन, रिजल्ट, है ना। तो वही इख्तितामिया ऐसा करना कि लगे कि हाँ इसे मजमून का अब यहाँ पे इख्तिताम हो गया है, खत्म हो गया है। तो आपको मैं बता दूं चलते चलते, अगर आपने इब्तिदाइया सही लिखा है ना तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा, 2 नंबर। और अगर आपने इख्तितामिया सही किया तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, और पूरा दरमियानिया आपको 6 नंबर का रहेगा, तो 6 4 10 नंबर हो गया, यहाँ से आपको ये नंबर मिलने वाला है। अब ये तो समझ आ गया। पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं कि पैराग्राफ हमारा होगा तो पैराग्राफ में करना क्या है। देखिए, एक मजमून अगर आप लिख रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 पैराग्राफ होना ही चाहिए, कम से कम 5 से 6। अगर मजबूरन में 4 भी रहे तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम टुकड़ा टुकड़ा में बांट दें, पैराग्राफ में कर दें। क्योंकि होता क्या, देखिए अगर आप एक ही बार पूरा उठा के लिख दीजिएगा ना तो लगेगा मज़ा नहीं आएगा। और जब पैराग्राफ चेंज होता है, अब पैराग्राफ चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि हर पैराग्राफ अपनी अपनी खासियत बयान करेगा। एक पैराग्राफ केवल फ़ायदा के बारे में बताया जाएगा, एक पैराग्राफ में केवल नुकसान के बारे में बताया जाएगा, एक पैराग्राफ में उसकी खासियत के बारे में बताई जाएगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पैराग्राफ कम से कम 5 से 6 होना ही चाहिए। वैसे भी अगर आप लॉन्ग सवाल का जवाब देते हो, आप किसी भी सवाल का लॉन्ग जवाब देते हो, तवील क्वेश्चन को हल करते हो, तो उसमें भी 2-3 पैराग्राफ छोड़ दीजिए। एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे में कुछ जानकार बच्चा है, कुछ लिखा है। क्योंकि पैराग्राफ छोड़ना ये कोई मतलब हर किसी के पास की बात नहीं है, ये जानकार ही बच्चे ऐसा काम करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिख करके आपको आंसर नंबर हासिल करना है तो आप कोशिश करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, देखिए 5-6 लाइन हो गया, पैराग्राफ चेंज कर दो, 5-6 लाइन हो गया, फिर पैराग्राफ चेंज कर दो, तो लगेगा हाँ बच्चा लिखा है, ढंग से लिखा है, ये थोड़ा अच्छा लगता है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। वरना सीधे लिख दीजिएगा पूरा तो लगेगा ये क्या लिखा है, ऐसे नंबर दे देगा। पैराग्राफ छोड़ने से खूबसूरती बढ़ जाती है। और एक पैराग्राफ में कम से कम तो 5 से 6 जुमले तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 ही जुमले लिखे और पैराग्राफ कंप्लीट कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कम से कम एक पैराग्राफ में 5 से 6 जुमले होने चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमला दुरुस्त हो। मतलब देखो, जो जुमला लिख रहे हैं तो जुमला में कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा तो आपको काटना नहीं है। तो जुमला में हो सकता मिस्टेक है कि आपने मुजक्कर को मुअन्नस लिख दिया होगा, हवा चल रही तो आपने लिख दिया होगा हवा चल रहा है। तो वो जुमला कोशिश करें कि हम सही लिखें, और इमला भी सही लिखना, मतलब वर्तनी, है ना, क्या बोलते हैं, वर्तनी कहते हैं, डिक्टेशन सही हो। मतलब ये कि अगर आप लिख रहे हो खास तो खास में ये सही है, और अगर आपने गलती से मान ली कि कोई ऐसा लाइन लिख दिया है जो कि गलती से आपने खास को ऐसे लिख दिया है, तब आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं, अगर ज़्यादा हो बस एक लाइन से काट दीजिएगा। ये तो मैंने शुरू में बताया था कि अगर इम्तिहान के टाइम ऐसा कुछ आपने लिख दिया है जो वाक्य ही गलत हो जाए, सेंटेंस गलत हो जाए, तो सिंपल सा एक लाइन को ऐसे काट देना है, और नहीं काटना तो छोड़ दीजिए फिर वैसे ही,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर जो होता है ना पूरा हर चीज़ पढ़ता नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि इब्तदाइया में कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि इब्तदाइया जरूर हर कोई पढ़ता है, और इख्तितामिया बीच वाला पॉइंट में अगर कोई वाक्य, कोई जुमला, कोई शब्द, कोई अल्फाज गलत हो जाए तो उसको कटकुट नहीं करना। मान लेते कि गलत हो गया, ऐसे ऐसे नहीं कर देना है। ऐसे ऐसे करने के बाद क्या होता है ना, एग्जामिनर का पहला नज़र जो है ना इसी पे जाएगा, तो लगेगा जा ये डिसअपॉइंट हो गया है ना। पहला मतलब गलती पे नज़र जाना मतलब समझ आया, नंबर कट जाएगा वहीं से। तो अगर आपने कभी नुकसान को, इसको अगर आपने गलती भी लिख दिया है तो छोड़ दीजिए, वैसे ही आगे बढ़ जाइए। ये कॉपी लिखने का तरीका मैंने बताया भी था। तो इसमें भी सेम तरीका है कि अगर आप लिख रहे हो, इमला खास को आपने ऐसे लिख दिया है तो आपको लगा क्या करें, काटे की क्या करें, क्या करना, तो कुछ मत करो भाई। नहीं समझ में आता है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे छोड़ कर ऐसे बढ़ते चल जाओ, उतना बीच में देखने नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया दरखास्त लिखने का तरीका। अब हमारे पास एक दरखास्त है, मैंने दरखास्त भी आप लोग को दिया था। तो मेरे पास जैसे एक दरखास्त है, अब यहाँ पे जो ज़्यादा ये नहीं है, 4 पैराग्राफ में है। देखिए एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आता है ना 250 से 250 से 300 लफ्ज़ों में आंसर देना होता है। 250 से 250 से 300 लफ्ज़ों में आंसर देना है। अब लफ्ज़ गिनना कैसे है ये भी बच्चों को पता नहीं है कि लफ्ज़ कैसे गिनाता है। देखिए लफ्ज़ गिनना कैसे, देखिए इल्म हो गया की अहमियत हर दौर में मुसल्लम रही है। इल्म इंसान को शऊर, आगही और तरक्की की राह दिखाता है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात ये एक में आएगा। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे अक्ल और इल्म अता किया गया है। देख रहे हैं, जो दिगर मखलूक़ात से मुमताज़ बनाता है। इल्म की बदौलत ही इंसान ने दुनिया में हैरत अंगेज़, एक ही में आ जाएगा है ना, हैरत अंगेज़ तरक्की की है। अब इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 56। तो 2 ही लाइन में हमारा 56 लाइन हो गया। आप कॉपी में लिखोगे तो पक्का 4 लाइन तो चली जाएगा, 4 से 5 लाइन तो चली जाएगा। आपके कॉपी में मुश्किल से 12 लाइन 13 लाइन होगा, तो 4 से 5 लाइन तो चली जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको अब यहाँ पे इल्म का डिफिनेशन मैंने दिया है कि इल्म क्या होता है। यहाँ पे इब्तदाइया नहीं लिखना है, बस लिखना नहीं कि इब्तदाइया, बस डिफिनेशन दीजिएगा, वही इब्तदाइया हो गया। डिफिनेशन को ही इब्तदाइया बोला जाता है। तो ऐसे आपको अनुमान लगाना कि आपके एक लाइन में कितना अल्फाज हो रहा है। अगर एक लाइन में 20 अल्फाज हो रहा तो पूरा लाइन गिन लीजिए, गुना कर दीजिए। तो एक मोटा मोटी में आपको 250 से 300 लफ्ज़ में लिखना है। अब अगर आप बात करें सर कि हम कॉपी में कितना लिखें, तो जैसे मान लेते हैं हमारे ये पेपर है, कॉपी है, तो हम इसमें लिख रहे हैं, तो इधर से दाएं तरफ से लिखेंगे तो ये पूरा भर जाए और इधर ही पूरा भर जाए, ये कोशिश करना है। क्योंकि 10 नंबर का है तो दिखना भी चाहिए 10 नंबर की तरह। ऐसा नहीं कि इतने में लिखें और हो जाए, नहीं, आपको पैराग्राफ जितना बढ़ा दो तुम, 6 7 8 कर दो चलेगा, लेकिन इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पेज दोनों भर जाना चाहिए, तब लगेगा हाँ बच्चा कुछ लिखा है, कुछ जानकार बच्चा लिखा है, तो आपको नंबर मिलेगा। कम से कम तो 7 नंबर 8 नंबर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि लिखेंगे तब ही नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अब ये सवाल आता है सर लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे इल्म की अहमियत के बारे में तो आपको पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर देखिए पैराग्राफ चेंज हुआ, फिर इल्म का सबसे बड़ा फ़ायदा, अब इसमें पूरा फ़ायदा ही दिया हुआ है ना, सारा कुछ फ़ायदा दिया हुआ है। इस्लाम में भी अब इस्लामी के बारे में बताया तो अलग हो गया, पैराग्राफ हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इल्म हम इखलाकियात, तहजीब व तमद्दुन वगैरह वगैरह ये भी इसमें दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि आपको जो भी लिखना है पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, टॉपिक बदलेगा पैराग्राफ चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने 3 पॉइंट समझाया, तमहीद इसको बोलते इब्तदाइया, दरमियानिया और इख्तितामिया, ये 3 को याद करिएगा। पैराग्राफ के बारे में बताया है वो आप ध्यान में रखिएगा, गलती वलती नहीं करना है। बाकी आपको लिखना क्या है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। पढ़िएगा तभी कुछ लिख पाएंगे। ऐसे सोचेगा आज तो कहानी नहीं है जी, हामिद की कहानी थोड़ी ना है ईदगाह वाला जो लिख देंगे। थोड़ा सा लफ्ज़ों में दम होना चाहिए कि लगे कि बच्चा कुछ लिखा है, समझा रहा ना।
मतलब लफ्ज़ अल्फाज आप ऐसा लिखें लगे कि हाँ, मतलब इतना भी बलागत वाला अल्फाज नहीं लिखना है, लेकिन आम फहम अल्फाज लिखें, लेकिन लगे कि हाँ आपने जुमला को बना के लिखा है, दम है आप में। अब जैसे मान कि ईद के बारे में आ गया लिखने के लिए, तो खाली ऐसे नहीं बोलना कि ईद में मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सवाई खाते हैं, गला मिलते हैं, मूवी देखते हैं, ये वो लन फन, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब बताना उसका, है ना। अगर बकरीद मनाते हैं तो बकरीद के बारे में बताना होगा, मुहर्रम मनाते हैं तो मुहर्रम के बारे में बताना होगा कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या हुआ था उस दिन, ये बताना है, ठीक है ना। तभी आपका परफेक्ट जो है ये सही हो पाएगा आपका मजमून, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो के यहीं पे लास्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।